हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूपी ट्रिपल एससी कई परीक्षाओं में पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे कि वीडियो के एग्ज़ाम में ही यह टॉपिक दिया गया था, गन्ना पर्यवेक्षक में भी दिया गया था, युवा कल्याण विकास अधिकारी में भी ये टॉपिक दिया गया था। तो आइए हम लोग पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न होगा, जितने भी डाउट्स होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा वही लाइक ही होती है। तो आइए हम लोग एक एक स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि पत्र लेखन है क्या। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि पत्र के प्रकार। तो पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। ये सामान्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? देखिए, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक रिश्ते कैसे होते हैं? औपचारिक रिश्ते शहरों में पाए जाते हैं, मतलब कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता है, बस एक कार्य के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही वह पत्र लिखा जाता है। ऐसे पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी, इसे काट दे रहे हैं, यहाँ पे होगा निजी संबंध नहीं होता है, निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं लिखा होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं और ये उदाहरण सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे आपसे परीक्षा में पूछेगा, जब हम अपनी अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से पत्र को देखेंगे, उसमें सीधे सीधे लिखेगा कि प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र कैसा है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, औपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, अधिसूचना है, परिपत्र है। तो इसमें देखिए, उदाहरणों को ध्यान से देखिएगा और इन्हें प्रयास करिएगा कि लिख लें। और यदि इसको आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के लिंक में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, उस पर आप जाइएगा, चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, उदाहरण में पहला उदाहरण है, प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र। जब कोई भी बच्चा प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है तो प्रधानाचार्य से उसका कोई निजी संबंध नहीं होता है कि प्रधानाचार्य उसके नाना हैं, चाचा हैं या कुछ भी, लेकिन पत्र लिखता है और वहाँ पर एक विशेष उद्देश्य होता है, या तो प्रधानाचार्य से छुट्टी मांगी जाती हो या अन्य कार्य जो स्कूल से संबंधित हो। ठीक है। दूसरा पत्र है समाचार पत्रों, दूसरा उदाहरण है समाचार पत्रों को लिखा गया पत्र इत्यादि। जो समाचार पत्रों के संपादक, यहाँ पर एक मिसिंग है, संपादक, जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं उनको लिखा गया पत्र जो होता है, एक मिनट, जैसे अब समाचार पत्र के संपादक को आपको कोई पत्र लिखना हो तो वो भी एक अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र क्यों होता है? क्योंकि संपादक से हमारा कोई निजी संबंध तो होता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है पत्र लिखने की, तो ऐसे पत्र को क्या कहेंगे? औपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रकार दिया है औपचारिक पत्रों के प्रकार। कार्यालयी पत्र, मतलब जो कार्यालय में होते हैं, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र स्कूलों में या कहीं भी आपको छुट्टी चाहिए या मेडिकल इमरजेंसी हो, जो भी, तो वहाँ पर आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र हमेशा व्यवसायिक एवं एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के बीच उनके कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन तब भी पत्र
लिखा जाता है। तो हमें यह उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि पत्र होता क्या है। एक नोट है यहाँ पर, इन पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, मतलब इनमें अभिवादन नहीं किया जाता। इन पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ना ही चिरंजीवी लिखेंगे, ना ही किसी को आशीर्वाद आप देंगे, तो अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। अनौपचारिक पत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, तो पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जैसे देखिए, रिश्ते दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक रिश्ता, एक अनौपचारिक रिश्ता। औपचारिक रिश्ता सामान्यतः जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर बनता है, या दो अनजान लोगों के मध्य औपचारिक रिश्ता बनता है। लेकिन जो अनौपचारिक होता है, मतलब जहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं होती है, वहाँ उसे अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक मतलब कि सगे संबंधी, अनौपचारिक मतलब सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, ये सब अनौपचारिक रिश्ते हैं। कैसे रिश्ते हैं? अनौपचारिक रिश्ते हैं। अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखते हैं। अब अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे? यह एक व्यक्तिगत पत्र होता है। व्यक्तिगत पत्र होता है, सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन इत्यादि को लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दो प्रकार के पत्र आप लोगों ने पढ़ा, एक औपचारिक जो हमेशा प्रधानाचार्य को, संपादक को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने घरों में लिखते हैं, मतलब अगर हम कहीं बाहर हैं तो अपने घर वालों के लिए लिखते हैं। अब उपरोक्त के अतिरिक्त पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा कि औपचारिक, अनौपचारिक, उनके अलावा भी पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सरकारी या कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र, सामाजिक पत्र या वैयक्तिक पत्र। तो यहाँ पर भी ये एग्ज़ाम में सारे पूछते हैं, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको समझेंगे कि क्या होता है सरकारी पत्र, क्या होता है व्यावसायिक पत्र, क्या होता है सामाजिक पत्र। सरकारी पत्र, सबसे पहले हम देंगे उदाहरण और जानकारी आपको सरकारी पत्र की। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, सरकार तथा दूतावासों के मध्य। मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी पत्र किसे आप कह सकते हैं? जो या तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लिखे, या किसी एक राज्य सरकार को लिखे, या एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को लिखे, या सरकार जो है भारत सरकार अपने दूतावासों को लिखे। दूतावास मतलब जो विदेश में हम लोगों के प्रतिनिधि रहते हैं वहाँ पर दूत बनाकर, राजदूत बनाकर भेजे जाते हैं। तो जो राजदूत जहाँ पे रहते हैं उसे दूतावास कहते हैं। देखिए, सरकारी पत्र सदैव औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। साधारण सी बात है कि जो दूतावास में लोग काम करते हैं उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, उनसे हमारा एक कार्य का संबंध होता है, मतलब वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी निजी संबंध नहीं होगा, जिस पत्र में भी निजी संबंध नहीं होगा, वहाँ पे औपचारिक शैली में ही पत्र लिखे जाएंगे, और जहाँ पर हमारे निजी संबंध होंगे वहाँ पर अनौपचारिक शैली में लिखे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी पत्रों के प्रकार। अब सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं। जो हम लोग दूतावास, केंद्र, राज्य के बीच लिखते हैं, ऐसे पत्रों के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर उन्हें हम लिखे हैं, अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख लेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रकार है कार्यालय ज्ञापन, दूसरा है ज्ञापन, तीसरा है अर्ध सरकारी पत्र, फिर अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, अनुस्मारक,
तार लेखन, शासनादेश। यह कुछ प्रकार हैं जो सरकारी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। कृपया आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर शेयर करने की इच्छा होगी तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन स्लाइडों को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कार्यालय ज्ञापन है। इसको पढ़ते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार मतलब ये जो कार्यालय ज्ञापन पत्र है, कार्यालय ज्ञापन जो पत्र है, ये कहाँ लिखा जाता है? भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है। भारत सरकार अपने राज्य सरकार को या विभिन्न मंत्रालयों के मध्य अगर कोई सूचनाओं को भेजनी है, कोई सूचना मंत्रालयों को भेजनी है, तो वहाँ पर जिस पत्र का प्रयोग किया जाएगा उसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। कार्यालय ऑफिस टू ऑफिस ये पत्र लिखा जाता है। आइए आगे देखते हैं। ज्ञापन, ज्ञापन क्या होता है? किसी एक ही मंत्रालय या विभाग के अंदर, किसी एक ही मंत्रालय या विभाग के अंदर किसी सामान्य संदेश या सूचना पाने के लिए समकक्ष अथवा अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखा जाता है। ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय या विभाग के अंदर किसी सामान्य संदेश या सूचना पाने के लिए समकक्ष अथवा अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखा जाता है। आगे देखते हैं। अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, पत्रों जो सरकारी पत्र हैं उनके अंतर्गत हम लोग पहले कार्यालय ज्ञापन, फिर ज्ञापन, फिर ये तीसरा है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मान लीजिए कि कोई अधिकारी ए है, ए बी को पत्र लिख रहा है, लेकिन पत्र कैसा लिख रहा है? व्यक्तिगत। इसमें ना ही वो अपने ऑफिस के द्वारा मतलब ऑफिस के माध्यम से, ना ही अपने नाते रिश्तेदार होने के माध्यम से वो व्यक्तिगत पत्र लिख रहा है। और क्यों लिख रहा है इसकी जानकारी हम अभी देख रहे हैं। ठीक है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए। मान लीजिए कि कोई अधिकारी ए है, वो एक अपने समकक्ष अधिकारी को कोई काम बताया हो कि करना है, सरकारी काम बताया हो करना हो, और अधिकारी ए को यह महसूस हो कि जो काम में विलम्ब हो रहा है, तो उस विलम्ब का कारण जानने के लिए अधिकारी ए अधिकारी बी को जो पत्र लिखेगा उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यानाकर्षण करने के लिए, जब किसी कार्य में विलम्ब हो रहा हो। एग्जाम में आपसे सीधे पूछ देगा कि जब किसी कार्य में विलम्ब हो रहा हो तो ऐसे लिखे जाने वाले पत्रों को क्या कहेंगे? तो इन्हें अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। यहाँ पर नोट लिखा है, एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है यह पत्र। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार किया जाता है। एक की पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसे नंबर 2, प्रायः समान स्तर के अधिकारियों
के साथ ऐसा पत्र व्यवहार किया जाता है। और नोट नंबर 1 जो लिखा है एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। यह भी कभी कभी सीधे एग्जाम में पूछ देता है। तो विभिन्न स्लाइडों में जो जो लिखा है वो सीधे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए इनका चयन यहाँ पर किया गया है। जब आप लोग अगली वीडियो में टेस्ट देंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन 10-15 स्लाइडों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। अधिसूचना, ये भी एक प्रकार है। अधिसूचना किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहते हैं। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियमों, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अधिसूचना, जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई राजदूत अमेरिका में नियुक्त होना है, तो उसकी जो सूचना राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दी जाएगी, वह सूचना या जिस पत्र के माध्यम से यह सूचना दी जाएगी कि फला व्यक्ति अमेरिका में हमारा राजदूत होगा, उसे अधिसूचना कहते हैं। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होता है और इसकी जानकारी राष्ट्रपति जिस पत्र के माध्यम से देंगे, राष्ट्रपति जिस पत्र के माध्यम से देंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, उसे अधिसूचना कहते हैं। उसे अधिसूचना कहते हैं। अगर किसी का स्थानांतरण कर दिया गया है, मान लीजिए किसी राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज दिया गया है, तो भी जिस पत्र का प्रयोग करते हैं उसे अधिसूचना ही कहते हैं। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगी है, और अगर आप लाइक करेंगे तो हौसला बना रहेगा। और जब हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे ना, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, बात ये नहीं है कि मैं ही करवा रहा हूँ, सभी लोग करवाएं, लेकिन इस हिसाब से मैंने उसको बनाया है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। देखिए इसमें कुछ और लिखा है। सामान्य रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल जी की तरफ से जारी किया जाता है। जिनकी नियुक्ति या जिनका ट्रांसफ़र, जिनका सस्पेंशन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति उसकी सूचना अधिसूचना के माध्यम से देंगे। और यही काम अगर राज्यपाल को करना है तो राज्यपाल अपनी अधिसूचना जारी करेंगे। आइए आगे देखते हैं। परिपत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि परिपत्र क्या होता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे पत्र कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। आइए इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए कि एक पत्र है ए, इसे मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा जा रहा है, ठीक है, स्कूल के लिए लिखा गया पत्र है। तो एक पत्र ये जाएगा बीएससी के यहाँ, एक पत्र जाएगा बीएससी कहाँ, दूसरा पत्र आएगा बीआरसी पे, तीसरा पत्र जाएगा स्कूल पे, ज़रूरी हो तो प्रधान के पास भी जाएगा। तो जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को, प्रेषिति माने जिनको पत्र भेजा जा रहा है, को भेजा जाए, तो ऐसे पत्र को क्या कहेंगे, परिपत्र कहेंगे। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि परिपत्र किसे कहते हैं, या अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा हौसला अफजाई करिएगा। सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जाने वाला सरकारी पत्र, मान लीजिए कि राज्य सरकार कोई, केंद्र सरकार कोई ऐसा निर्णय ले रही है जहाँ पर राज्य सरकारों को सूचना देना अति आवश्यक है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखेगी और ऐसे पत्र को परिपत्र कहते हैं।
वह सभी पत्र जो संबद्ध विभागों या मंत्रालयों को भेजा जाए। अभी मैंने जैसे बीएसए बीआरसी वाला उदाहरण दिया कि पत्र जो संबद्ध विभागों या मंत्रालयों को भेजा जाए, ऐसे पत्र को परिपत्र कहते हैं। एक अगला है ये कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या है? मंत्रालय, कार्यालय या विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी, नियुक्ति, पदवृद्धि आदि की सूचना दी जाती है। कार्यालय आदेश पत्र कार्यालय के अंदर ही, जैसे मान लीजिए स्कूल में छुट्टी करनी हो तो वहाँ के प्रिंसिपल अपने सभी टीचर्स के लिए एक लेटर, नोटिस जारी करते हैं। ये कार्यालय आदेश है, बस याद रखिएगा। अगला है इसी में अनुस्मारक या स्मरण पत्र। इसमें साफ साफ लग रहा है कि अनुस्मारक, जैसे मान लीजिए सब कुछ मानना ही है कि ए व्यक्ति ने कोई पत्र लिखा बी को, ठीक है, 5 माह पहले ए ने बी को पत्र लिखा, लेकिन जो बी है ना, ए बहुत घाक टाइप का आदमी है। ए को पत्र का जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? जवाब ही नहीं दे रहा है। तो फिर अपने पत्र का जवाब जानने के लिए ए को लग रहा है कि बी भूल गया है, तो ए क्या करेगा कि एक पत्र लिखेगा बी को कि महोदय, जो मैंने आपको पहला पत्र भेजा था, कृपया उसका जवाब दें। तो परिभाषा देखिए नीचे लिखी है कि पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब न मिलने पर भेजा गया संक्षिप्त पत्र ही क्या कहलाता है? अनुस्मारक या स्मरण पत्र। ठीक, आइए आगे देखते हैं वैयक्तिक पत्र क्या होता है। अब जब वैयक्तिक आ गया तो फिर यहाँ पर संबंधों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो जब संबंध आएंगे तो एक ऐसा पत्र हो जाएगा अनौपचारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र आदि नामों से इसे जाना जाता है। अब परिवार मतलब वही नाते रिश्तेदार। यह एक प्रकार का अनौपचारिक पत्र होता है, बता ही दिया। व्यावसायिक पत्र क्या होता है? एक यहाँ तक है आपका वैयक्तिक पत्र। फिर अगला है व्यावसायिक पत्र, व्यापारियों या उनके संगठनों के मध्य प्रयोग किया जाने वाला पत्र। तो वैयक्तिक पत्र भी आप समझ गए होंगे क्या है, और व्यावसायिक पत्र भी समझ गए होंगे क्या है। देखिए कभी कभी ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि फला चीज़ की समस्या है तो किसे पत्र लिखेंगे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, किसे लिखेंगे। पत्र का विषय एक तरफ लिखा है, अधिकारी उस संबंधित अधिकारी दूसरी तरफ लिखा है, और इसमें जितने पॉइंट हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो उसमें आपको साफ दिखेंगे। बाढ़ पीड़ित की सहायता, अगर मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आई है और कहा जाए कि आपको पत्र लिखना है तो किसे लिखेंगे? तो माननीय जिलाधिकारी, अगर महोदय मतलब पुरुष होंगे तो महोदय और महिला होंगी तो महोदया। यह परीक्षा में पूछा गया। दूसरा पॉइंट है एफआईआर अगर करनी हो तो किसको पत्र लिखेंगे? तो इसके लिए थाना अध्यक्ष को लिखेंगे। आयकर छूट या माफ़ी के लिए किसको लिखेंगे? तो सामान्य आयकर अधिकारी को। मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर को निरस्त करने के लिए किसको लिखेंगे? संभारक या सप्लायर को। इम्पॉर्टेंट है, पूछ चुका है एग्जाम में। कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक को लिखेंगे। आरटीआई, ये जानना जरूरी है। बहुत लोग आरटीआई दायर करने के लिए सोचते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं कि पत्र किसको लिखें। तो हर एक विभाग में एक जन सूचना अधिकारी बैठाए गए हैं। आप उन्हें आरटीआई जो भी जानकारी चाहिए जन सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए पत्र लिखिए और उसमें जानकारी मांगिए, और जो शुल्क लग रहा हो उसको लगाइए, जमा करिए। तो देखिए आरटीआई द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए किसे लिखेंगे? तो जन सूचना अधिकारी को लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं कैसा रहेगा संबोधन, किसको किस संबोधन से बुलाया जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। अपने से बड़ों को पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। पूजनीय महिलाओं के लिए। मित्र, भाई बहन जो आयु में समान हो, मित्र या प्रिय मित्र
या भाई या बहन या प्रिय भाई या प्रिय बहन, किसी भी प्रकार से आप जो आयु में आपके समान हैं उनको संबोधन कर सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं, कुछ कहेंगे थोड़ी। अपने से छोटों को, ये देखिए एग्जाम में पूछा है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चिरंजीव। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अपने से छोटे के लिए पत्र में किस प्रकार का संबोधन, मतलब किस शब्द से संबोधन करते हैं। तो चिरंजीव। अपरिचित के लिए, अब अपरिचित के लिए ना आप प्रिय, न पूज्य, न पूजनीय, न आदरणीय, हो सकता है कोई आदरणीय ना हो, तो अपरिचित के लिए प्रिय महोदय या महोदया, अगर महिला है तो महोदया या महाशय का प्रयोग आप कर सकते हैं। महोदया महिलाओं के लिए और महोदय और महाशय अपरिचित के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अभी है थोड़ा सा संबोधन। अपने से बड़ों को अभिवादन करना हो और अपने लिए, जैसे आप पत्र लिख रहे हैं किसी अपने से बड़े को, छोटे को, अपरिचित को, तो उसका आप अभिवादन कैसे करेंगे। और उसमें जब नीचे लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी, आपका भौदी, तो कहाँ पर क्या लिखा जाता है उसकी सही जानकारी आप ले लें इस वीडियो के माध्यम से। अपने से बड़ों को जब उनको पत्र लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम लिखा जाता है। तथा आपका, तथा मतलब कि स्वनिर्देश होगा आपका, यहाँ थोड़ा सा जो स्वनिर्देश है ना, ये देखिए आपका जो है स्वनिर्देश है, मतलब आप अपने लिए लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी भाई, आज्ञाकारी या आपका प्रिय अनुज, ठीक है। मित्र भाई बहन जो आय में समान हो, इनका अभिवादन आप कैसे करेंगे। इनको अभिवादन की आवश्यकता नहीं है, इनको आप लिखेंगे तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ठीक। अपने से छोटे के लिए तुम्हारा शुभचिंतक, निश्चित रूप से हम अपने से छोटे लोगों के सब शुभचिंतक ही रहते हैं। अपरिचित के लिए क्या लिखेंगे, इनके लिए अभिवादन शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता मिसप्रिंट है, की आवश्यकता नहीं। ध्यान दीजिएगा कि अगर परीक्षा में पूछे कि अपरिचित का अभिवादन कैसे करेंगे, तो इनका अभिवादन नहीं किया जाता है, ठीक। तथा स्वनिर्देश के लिए भवदीय या भवदीया का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो भवदीय और महिला हैं तो भवदीया का प्रयोग अपने लिए अपरिचित को लिखे गए पत्र में कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये लास्ट स्लाइड है हमारी, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो कृपया वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है। संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे नेताजी आते हैं, पूरे भाषण के दौरान इतनी इतनी बातें बोलते हैं कि मैंने फला काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब आप उस भाषण को सुनकर अपने घर जाते हैं और आपके पापा पूछते हैं कि नेताजी क्या बोले, तो आप पूरा भाषण लाइन टू लाइन नहीं बताते हैं, उसका जो मूल सार होता है ना, जो उसमें का मूल होता है, मूल भाव, मूल भाव बताते हैं कि नेताजी ने कहा कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे और फला पुल बनवाएंगे, वो वाला रास्ता बनवाएंगे। तो किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेखन आदि के मुख्य विचारों, तर्कों, उद्देश्यों आदि को लघुत्तर करके लिखना या कहना। किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेखन या पूरा उपन्यास आप पढ़ डाले, पूछे कि रंगभूमि में क्या है, तो अब आप 2-4 लाइन बता देंगे कि उसमें कुछ है नहीं, सभी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं। किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेखन आदि के मुख्य विचारों, तर्कों, उद्देश्यों आदि को लघुत्तर करके लिखना ही क्या है, संक्षेपण है। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है संक्षेपण की, इसकी आवश्यकता पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति
अपना इंटरव्यू दे रहा है तो पत्रकार एक छोटी सी डायरी लेकर उस पर शॉर्ट नोट लिखते हैं, उसकी भाषा अलग होती है। तो वही है संक्षेपण कि नेता की बात को कम शब्दों में लिख लेना और अगले दिन कम शब्दों में ही पेपर में छाप देते हैं, तो यही है संक्षेपण। अब देखिए जो लाइन है ना, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है कि संक्षेपण में मूल पाठ का कितना लिखा जाता है। सीधे यही लाइन आई थी एग्जाम में, तो हमने उठा लिया कि सामान्यतः मूल पाठ का 1/3 लिखा जाता है एग्जाम उसमें संक्षेपण में। ठीक, ज़रूर याद रखिएगा इसे। पल्लवन, इसे विस्तारण या भाव पल्लवन कहते हैं। संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण में आप किसी की बात को कम करके बताते हैं, पल्लवन में किसी की बात को मुहावरों, कहावतों आदि के माध्यम से विस्तार करके लिख बताते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा अगर ठीक है हवा से बातें कर रहा था, लेकिन उसको इतना विस्तृत करके बताया गया कि सुनने वाले को लगेगा कि अच्छा वो मतलब ज़मीन पे रहता ही नहीं था, सीधे हवा से हवा में ही आता जाता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और जो थोड़ी बहुत कमी आपको दिख रही होगी आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, लिख के बताएं, और लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, और कृपया अगला पार्ट जो इसका आएगा जिसमें सभी क्वेश्चन जितने अभी तक के एग्ज़ाम में पत्र लेखन से आए हैं उसको ज़रूर देखिएगा। निश्चित ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।